गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको सारे नोट्स, वीडियोस, बुक्स वगैरह मिल गई होंगी। बेसिकली थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम पुनीत है। एमबीए का क्लासेस लेता हूँ। 2006 से पढ़ा रहा हूँ। 20 इयर्स का मेरे को एक्सपीरियंस है। वीजू, पूर्णिमा, जेईसीआरसी, आर्या, आईएलएम, आईआरएम, आईपीएस बिजनेस स्कूल सब में मैं जा रहा हूँ और एज अ गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहा हूँ। और इवनिंग में मेरा क्लासेस चलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे क्लासेस चलता है। उसके अलावा एक टॉप कॉलेज है एमबीए का, आईएम अहमदाबाद, वहां मैं बच्चों को हर साल लेके जाता हूँ। मुंबई में एआई यूनिवर्सल, यहाँ पे गेस्ट पढ़ा रहा हूँ मैं। जेईसीआरसी में पढ़ा रहा हूँ, आर्या कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। इन कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, राइटर भी हूँ। 2008 से मैंने बुक्स वगैरह लिखना स्टार्ट कर दिया था। यूट्यूब पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर सब कुछ मिल जाएंगे। बस एक छोटा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों से करना था। एमबीए आप कहीं से भी करें, थोड़ा सा मेरे से आप डिस्कस करके अगर आप एमबीए ज्वाइन करते हैं तो आप थोड़ा सेफर मोड में रहेंगे। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि मेरे को जो एक्सपीरियंस है ना 20 इयर्स का, एमबीए में प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, कॉलेजेस कैसे पढ़ाते हैं, क्या उनका प्लेसमेंट स्ट्रक्चर है, क्या इंटरनल एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है, मेन चीज अंदर क्या चल रहा है उनके। क्योंकि मैं तो रेगुलर कॉलेजेस में जा रहा हूँ तो मेरे को पता है कौन से कॉलेज में क्या चल रहा है। तो आप मेरे से थोड़ा सा एडवाइस लेके अगर आप एडमिशन लेते हैं तो थोड़ा सा सेफर जोन में रहेंगे। बाकी आपके डिस्टेंस के ऑनलाइन के एडमिशन, मणिपाल हो गया, एमएटी हो गया, ज्ञान विहार हो गया, तो यहाँ भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप अगर एडमिशन लेते हैं तो प्लीज मेरे से कंसल्ट करना। हो सकता है कि मैं आपको एक बेस्ट कॉलेज बता पाऊं और एक सेफर जोन में लेके जा पाऊं। क्योंकि एडमिशन लेने के बाद बच्चों को लगता है कि यार गलत जगह चले गए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मेरा नंबर आपके पास है। साथ के साथ अगर आपको कोई और क्वेरी चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप करें या कॉल कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। समंदर की अनिश्चित लहरें, अरब सागर में किसी भयानक तेल रिसाव का मंडराता हुआ खतरा, और अदन की खाड़ी में समुद्री डाकुओं का खौफ। बिल्कुल। सुनने में ये सब किसी एक्शन थ्रिलर फिल्म का सीन लग सकता है। हाँ, लेकिन दुनिया भर में फैले हुए व्यापार के लिए ना, ये एक रोजमर्रा की सच्चाई है। सही कहा। और आज की इस गहन चर्चा का विषय यही है। हम उस अदृश्य सुरक्षा चक्र को डिकोड करने वाले हैं जो पूरी दुनिया के व्यापार को सचमुच डूबने से बचाता है, जिसे हम समुद्री बीमा या मरीन इंश्योरेंस कहते हैं। एकदम सही। आज हमारा मिशन यही समझना है कि समंदर के रास्ते होने वाले व्यापार में इन विशाल जोखिमों का प्रबंधन आखिर कैसे किया जाता है। चलिए इसे समझते हैं। मतलब, जब हम समंदर के रास्ते व्यापार की बात करते हैं तो दांव पर लगा पैसा और खतरा दोनों ही अकल्पनीय होते हैं। एक आधुनिक कार्गो जहाज अपने आप में एक तैरता हुआ शहर है, जिसे बनाने और चलाने का खर्च ही करोड़ों डॉलर में आता है। हाँ, तो ये सोचना ही डरावना है कि कोई भयंकर समुद्री तूफान इस पूरी इन्वेस्टमेंट को चंद मिनटों में खत्म कर सकता है। कोई भी शिपिंग कंपनी इतना बड़ा जोखिम ले ही कैसे सकती है। या जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि इस विशालकाय व्यवसाय की नींव में सबसे पहली सुरक्षा परत जहाज की भौतिक सुरक्षा से ही जुड़ी होती है। यानी जहाज के अपने ढांचे की सुरक्षा। जी, इसे हल इंश्योरेंस कहा जाता है। जब कोई कंपनी करोड़ों डॉलर्स का जहाज समंदर में उतारती है तो वो सिर्फ लहरों पर या किस्मत पर भरोसा नहीं कर सकती। तो इसमें क्या क्या कवर होता है? भारत की ही एक प्रमुख शिपिंग कंपनी का उदाहरण ले लेते हैं। उनके पास दुनिया भर में बड़े कार्गो जहाजों का एक पूरा बेड़ा है। इन जहाजों का सामना सिर्फ तूफानों से नहीं होता। और भी बहुत सी चीजें हैं, जैसे ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग यानी जहाज का उथले पानी या रेत में बुरी तरह धंस जाना, या फिर बीच समंदर में भारी मशीनरी का फेल हो जाना, या किसी दूसरे विशाल जहाज से टक्कर हो जाना। और ग्राउंडिंग जैसी घटना तो सिर्फ देरी का मामला नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। एक ऐसा जहाज जिसपे हजारों टन भारी कंटेनर लदे हों, अगर वो किसी चट्टान पर फंस जाए तो जहाज के मुख्य ढांचे पर इतना दबाव पड़ता है कि वो बीच से टूट भी सकता है। एकदम सही। ये एक स्ट्रक्चरल दुष्वप्न है और इस संकट की गहराई को समझना जरूरी है। जब कोई विशाल जहाज ग्राउंड होता है तो उसे वहां से निकालने का जो सैल्वेज ऑपरेशन होता है, उसका खर्च तो बहुत भारी होता होगा। इतना भारी कि वो कई छोटे देशों की जीडीपी के बराबर हो सकता है। उसके बाद मरम्मत, ड्राई डॉक के खर्चे और मशीनरी को दोबारा चालू करने का भारी भरकम बिल अलग से। तो हॉल इंश्योरेंस इसी मुख्य ढांचे को कवर करता है? हाँ, जहाज का ढांचा, उसकी मशीनरी और नेविगेशन उपकरण। अगर बीच समंदर में इंजन फेल हो जाए या टक्कर से जहाज में दरार आ जाए तो ये बीमा उस शिपिंग कंपनी के लिए संजीवनी का काम करता है। मतलब कोई भी कंपनी इतने महंगे एसेट को बिना इस कवरेज के समंदर में नहीं भेजेगी? बिल्कुल नहीं। एक भी बड़ा हादसा पूरी कंपनी को हमेशा के लिए दिवालिया कर सकता है। ये बात तो स्पष्ट हो गई कि स्टील के इस विशाल ढांचे को सुरक्षित रखना पहली प्राथमिकता है।
लेकिन असली कहानी अभी बाकी है। हाँ, क्योंकि जहाज तो सिर्फ एक डिलीवरी व्हीकल है। वैश्विक बाजार के लिए असली कीमत तो उन हजारों कंटेनर्स के अंदर बंद है जो उस जहाज पर लदे हैं। बिल्कुल। अगर जहाज किसी भयंकर तूफान में फंसकर क्षतिग्रस्त हो जाए और उसमें पानी भर जाए, तो जहाज का मालिक तो अपने हॉल इंश्योरेंस से जहाज ठीक करवा लेगा, लेकिन उस पानी से बर्बाद हुए माल का क्या? ये एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है, जहां अक्सर कानूनी उलझनें पैदा होती हैं। जहाज के मालिक का बीमा उस पर रखे माल की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता, और यहीं से कार्गो इंश्योरेंस की अनिवार्य भूमिका शुरू होती है। मतलब माल का अलग बीमा? जी। एक वास्तविक परिदृश्य पर विचार करते हैं। मान लीजिए एक एक्सपोर्टर मुंबई के बंदरगाह से न्यूयॉर्क के लिए हाई एंड टेक्सटाइल्स, यानी बेहद महंगे और नाजुक कपड़ों की एक विशाल खेप, हाँ, वो भेज रहा है। अब ये रूट बहुत लंबा है और मौसम के लिहाज से बेहद अप्रत्याशित भी। और टेक्सटाइल के साथ तो खतरा और भी बड़ा है। लोहे या मशीनरी जैसी चीजें तो फिर भी बच जाएं, लेकिन कपड़े बहुत संवेदनशील होते हैं। बिल्कुल। अगर समंदर के बीच कंटेनर में जरा सी भी दरार आ गई और खारे पानी की नमी भी अंदर चली गई, तो वो पूरी की पूरी खेप कचरा बन जाती है। सही कहा। आप न्यूयॉर्क के प्रीमियम डिजाइनर स्टोर्स में नमक के दाग वाले कपड़े तो नहीं बेच सकते। एकदम नहीं। और नुकसान सिर्फ समंदर में नहीं होता। मुंबई से न्यूयॉर्क के इस लंबे सफर में माल कई हाथों से गुजरता है। पोर्ट्स पर लोडिंग अनलोडिंग होती है, क्रेन से उठाया जाता है, तो वहां चोरी का या कंटेनर के गिर जाने का भी खतरा रहता है। लगातार मंडराता रहता है। कार्गो इंश्योरेंस विशेष रूप से उस माल के मालिक को इसी वित्तीय आघात से बचाता है। मतलब अगर वो टेक्सटाइल की खेप न्यूयॉर्क पहुंचने से पहले किसी हादसे का शिकार हो जाती है, तो ये बीमा उस माल की पूरी घोषित कीमत की भरपाई करता है। हाँ, तो यही वो सुरक्षा तंत्र है जो एक्सपोर्टर्स के भरोसे को बनाए रखता है। जी, इसी के बल पे बिजनेस बिना डरे हजारों मील दूर अपना माल भेज पाते हैं। चलिए, तो अब तक हमने ये देख लिया कि जहाज सुरक्षित है और माल भी सुरक्षित है। यहाँ बात सच में दिलचस्प हो जाती है। वो कैसे? क्योंकि लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री सिर्फ जहाज और माल पर नहीं चलती। एक तीसरी और बहुत ही अदृश्य लागत है जो इन सब के बीच में फंसी होती है। भाड़ा। हाँ, माल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की कीमत। अगर कुछ गलत हो जाए तो उस फ्रेट का क्या होता है? व्यावसायिक दृष्टिकोण से ये सप्लाई चेन का सबसे संवेदनशील हिस्सा है। इसे फ्रेट इंश्योरेंस या भाड़ा बीमा कहा जाता है। तो ये लॉजिस्टिक्स कंपनी के लिए होता है? बिल्कुल। जब कोई कंसाइनमेंट बुक होता है तो लॉजिस्टिक्स कंपनी अपनी सेवाओं के लिए एक बड़ा चार्ज तय करती है। उनका पूरा बिजनेस इसी रेवेन्यू पर टिका है। हाँ। अगर माल क्लाइंट तक पहुंचता ही नहीं है या बहुत देरी से पहुंचता है, तो नुकसान सिर्फ उस डिब्बे के अंदर रखे सामान का नहीं होता, उस कंपनी के संभावित रेवेन्यू का भी होता है। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और जमीनी स्तर पर समझते हैं। मान लीजिए भारत से सिंगापुर किसी क्लाइंट को भारी मात्रा में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की डिलीवरी की जा रही है। बहुत अच्छा उदाहरण है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट बहुत तेजी से बदलता है। हर नए स्मार्टफोन या लैपटॉप की एक बेहद सीमित लॉन्च विंडो होती है। जी। अगर वो खेप किसी त्योहारी सीजन से पहले नहीं पहुंचती, तो खरीदार के लिए उस माल की अहमियत लगभग खत्म हो जाती है। एकदम सही। और उस देरी का सीधा वित्तीय प्रहार लॉजिस्टिक्स कंपनी के कैश फ्लो पर होता है। क्योंकि क्लाइंट तो पैसा देने से मना कर देगा। बिल्कुल। अगर खराब मौसम या किसी अड़चन की वजह से कंसाइनमेंट हफ्तों लेट हो जाए, तो सिंगापुर का क्लाइंट फ्रेट चार्जेस देने से साफ इनकार कर सकता है कि लॉजिस्टिक्स कंपनी ने तो जहाज के ईंधन और पोर्ट फीस में अपना पैसा पहले ही लगा दिया है। और क्रू की सैलरी भी। फ्रेट इंश्योरेंस इसी वित्तीय खाई को पाटने का काम करता है। मतलब डिलीवरी ना होने या देरी होने पर ट्रांसपोर्टर को जो भाड़े का नुकसान हो रहा है, उसे कवर किया जाता है। हाँ, ये एक तरह से लॉजिस्टिक्स ऑपरेशंस के लिए इनकम प्रोटेक्शन है, जो उन्हें दिवालिया होने से बचाता है। ये देखना वाकई दिलचस्प है कि कैसी ये तमाम पॉलिसियां जुड़कर एक इकोसिस्टम बनाती हैं। अपना जहाज बचाना, अपना माल बचाना और अपनी आमदनी को सुरक्षित करना। लेकिन अगर हम इसे व्यापक नजरिए से देखें, तो यहाँ एक बहुत बड़ा ब्लाइंड स्पॉट भी है। आप थर्ड पार्टी डैमेज की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। ये जहाज कोई छोटी गाड़ियां तो है नहीं। ये अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में तैरते हुए लोहे के पहाड़ हैं। क्या हो अगर कोई भयंकर मानवीय या तकनीकी गलती हो जाए और जहाज किसी दूसरे के लिए खतरा बन जाए? जोखिमों की गंभीरता का विश्लेषण करें तो ये देयता या लायबिलिटी किसी भी कंपनी के लिए एक ब्लैक होल साबित हो सकती है। और इसे लायबिलिटी इंश्योरेंस कवर करता है। जी,
ये आपके अपने नुकसान को नहीं बल्कि आपकी वजह से दुनिया को हुए नुकसान को संभालने के लिए है। इसका सबसे भयावह परिदृश्य तो शायद तेल टैंकरों के मामले में देखने को मिलता है। अरब सागर में एक बड़ा ऑयल स्पिल। उफ, ये शब्द सुनते ही किसी की भी रूह कांप सकती है। लाखों गैलन कच्चा तेल समंदर की लहरों पर फैल रहा है, समुद्री जीवों का दम घुट रहा है। और वो काला तेल बहकर तटीय इलाकों और बंदरगाहों तक पहुंच रहा है। ये सिर्फ एक जहाज खराब होने की घटना नहीं है, ये तो एक पूर्ण विकसित इकोलॉजिकल आपदा है। और ऐसी आपदाओं की वित्तीय कीमत अक्सर असीमित होती है। जब समंदर में तेल फैलता है तो एक बहुत बड़ी चेन रिएक्शन शुरू होती है। सबसे पहले आता है इमीडिएट रिस्पॉन्स और सफाई का खर्च। तेल निकालने के लिए तो दुनिया भर से स्पेशलाइज्ड जहाज और टीमें बुलानी पड़ती होंगी। रातों रात एयरलिफ्ट करना पड़ता है, जिसका रोजाना का बिल ही करोड़ों में होता है। इसके बाद सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा लगाए जाने वाले भारी भरकम जुर्माने। और बात यही खत्म नहीं होती, उन मछुआरों का क्या जिनकी आजीविका उस तेल ने छीन ली? या उन तटीय पर्यटन स्थलों का क्या जहां अब कोई आना नहीं चाहता? वो सबको जहाज की कंपनी पर भारी मुकदमे ठोकेंगे। बिल्कुल, और यही वो कानूनी जाल है जो लायबिलिटी इंश्योरेंस के बिना किसी भी कंपनी का वजूद मिटा सकता है। थर्ड पार्टी लॉ सूट्स, जिनकी कीमत अरबों डॉलर्स में जा सकती है। लायबिलिटी इंश्योरेंस जहाज के मालिकों को इसी तरह की कानूनी देनदारियों, सफाई के बेतहाशा खर्चों और मुकदमों से बचाता है। मतलब ये शारीरिक चोट, संपत्ति के नुकसान और सबसे गंभीर पर्यावरणीय आपदाओं को कवर करता है। इसके बिना दुनिया का कोई भी बड़ा तेल उत्पादक अपना माल समुद्र में भेजने की कल्पना भी नहीं कर सकता। तो अब तक हमने तूफान, मशीनरी फेलियर, माल के खराब होने और तेल रिसाव जैसी आपदाओं से बचाव के तरीके समझ लिए। ये सभी खतरे या तो प्रकृति से जुड़े हैं या फिर किसी तकनीकी चूक से। लेकिन समुद्र के कुछ रास्ते ऐसे भी हैं जहां खतरा ना तो मौसम है और ना ही मशीनरी, बल्कि इंसान खुद है। बिल्कुल, एक थ्रिलर फिल्म की तरह। राजनीतिक उथल-पुथल, आतंकवाद और युद्ध के हालात। ऐसे में मानक बीमा पॉलिसियों की सीमाएं पूरी तरह खत्म हो जाती हैं। मतलब वो काम नहीं आती? नहीं, सामान्य मरीन पॉलिसियां किसी भी प्रकार के युद्ध या आतंकवाद से होने वाले नुकसान को साफ तौर पर एक्सक्लूड कर देती हैं, यानी बाहर रखती हैं। तो फिर क्या होता है जब कोई व्यापारिक जहाज किसी कॉन्फ्लिक्ट जोन में प्रवेश करता है? इसके लिए वॉर रिस्क इंश्योरेंस या युद्ध जोखिम बीमा लेना पड़ता है। यह एक बिल्कुल अलग श्रेणी है। अदन की खाड़ी का मामला इसे समझने के लिए सबसे उपयुक्त है। अदन की खाड़ी, जो वैश्विक व्यापार के लिए दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण और व्यस्त समुद्री रास्तों में से एक है। लेकिन ऐतिहासिक रूप से ये हाई सीज पायरेसी यानी समुद्री डाकुओं के लिए भी कुख्यात है। आधुनिक हथियारों से लैस छोटे छोटे स्पीड बोट्स पर आने वाले समूह जो विशालकाय जहाजों को हाईजैक कर लेते हैं। उन रास्तों से गुजरने वाले क्रू के लिए ये रोज का तनाव है। किसी भी लॉजिस्टिक्स मैनेजर के लिए उस क्षेत्र से जहाज गुजारना एक बहुत बड़ा रिस्क होता है। तो अगर कोई जहाज अदन की खाड़ी में डाकुओं का शिकार हो जाए या उस पर रॉकेट से हमला हो जाए तो साधारण हॉल या कार्गो बीमा कोई मदद नहीं करेगा। इसीलिए हाई रिस्क जोन में जाने से पहले वॉर रिस्क इंश्योरेंस लेना अनिवार्य हो जाता है। जी, ये पॉलिसी जहाजों को डकैती, आतंकवाद और युद्ध से जुड़े हर नुकसान से बचाती है। ये वो गारंटी है जिसकी वजह से आज भी एक खतरनाक लेकिन महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते खुले हुए हैं। और अगर ये कवरेज न मिले तो क्या होगा? तो जहाजों को अफ्रीका का पूरा चक्कर लगाकर हजारों मील लंबा रास्ता लेना पड़ेगा, जिससे पूरी दुनिया की सप्लाई चेन में महीनों की देरी होगी और परिवहन लागत कई गुना बढ़ जाएगी। तो अगर हम इस पूरी चर्चा के धागों को एक साथ जोड़ें तो ये स्पष्ट है कि समंदर में होने वाले व्यापार का कोई भी हिस्सा बिना सुरक्षा जाल के नहीं होता। बिल्कुल, चाहे वो विशालकाय जहाज का ढांचा हो जिसे हॉल इंश्योरेंस बचाता है, या अंदर रखा माल हो जिसे कार्गो इंश्योरेंस सुरक्षित रखता है, और डिलीवरी का भाड़ा फ्रेट इंश्योरेंस से सुरक्षित रहता है, और कानूनी व पर्यावरणीय देनदारियां लायबिलिटी इंश्योरेंस है, और आखिर में युद्ध और डाकुओं के खौफ से निपटने के लिए फॉर रिस्क इंश्योरेंस। ये सभी प्रकार के बीमा मिलकर एक ऐसा इकोसिस्टम बनाते हैं जिससे दुनिया भर का व्यापार बिना रुके चलता रहता है। इनमें से एक भी धागा टूटा तो आधुनिक वैश्वीकृत दुनिया का व्यापारिक पहिया उसी समय रुक जाएगा। रिटेल स्टोर्स के शेल्फ खाली हो जाएंगे। सही कहा। लेकिन इस पूरी व्यवस्था को देखने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल उभर कर आता है। वो क्या? जब शिपिंग कंपनियां इन तमाम तरह के जोखिमों, चाहे वो समुद्री तूफान हो या अदन की खाड़ी के डाकू, इन सब से बचने के लिए जो भारी भरकम इंश्योरेंस प्रीमियम चुकाती हैं, वो पैसा आखिर आता कहां से है? जाहिर है वो कंपनियों की जेब से शुरुआत में। हाँ। लेकिन आखिरकार ये विशालकाय प्रीमियम
लॉजिस्टिक्स की लागत में जुड़ता है और फिर धीरे धीरे उन रोजमर्रा की चीजों की कीमतों में जुड़कर हमारे और आपके घरों तक पहुंचता है। मतलब समंदर के इन खतरों की असली आर्थिक कीमत शायद सबसे आखिरी उपभोक्ता ही चुका रहा है। ये एक ऐसा विचार है जो वैश्विक व्यापार को देखने का नजरिया ही बदल देता है। कोई भी साधारण सी चीज खरीदते वक्त दरअसल हम समंदर के तूफानों और समुद्री डाकुओं से बचने की एक सूक्ष्म कीमत भी चुका रहे होते हैं। बिल्कुल। समुद्र की लहरों पर जो कुछ भी घटता है उसका सीधा रिश्ता अर्थव्यवस्था के इस अदृश्य जाल से होते हुए बाजार के हर उत्पाद तक पहुंचता है। इस विचारोत्तेजक तथ्य के साथ ही आज की इस गहन चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। समंदर के इन खतरों और जटिल सुरक्षा चक्र के बारे में अपने विचार जरूर तलाशते रहें।